हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को मैं डेली आपकी 200 टॉप प्रश्न जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उसके क्लासेस दे रहा हूं। ये वीडियो आज उसका तीसरा पार्ट होने वाला है, तो अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो पार्ट भी देख लीजिए। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन दंत, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ और चौथा ऑप्शन कंठ। तो ये उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। जहाँ पर भी वर्णमाला से प्रश्न आते हैं हिंदी में, वहाँ पर आपको उच्चारण स्थान से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत यानी कि दांत से। जब हम ता वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होती है वो हमारे दांतों से टच होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। यानी कि यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है ज्येष्ठ और उसका तद्भव में हमसे पूछा है कि क्या शब्द होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बड़ा, दूसरा ऑप्शन देवर, तीसरा ऑप्शन पुत्र और चौथा ऑप्शन है छोटा। तो ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, तो तद्भव में हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बड़ा। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द होगा हमारा बड़ा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। एक बार फिर से उच्चारण स्थान का प्रश्न आपको देखने को मिला है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है वर्णमाला का चैप्टर। पहला ऑप्शन दिया गया है दंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंठ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धा। तो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो है हमारा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब भी हम पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होती है वो हमारे ओष्ठ से टकराती है या होठों की सहायता से हम पा वर्ग का उच्चारण कर पाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो ये अतिवृष्टि शब्द आपको पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट देखने को मिलता है, क्योंकि ये विलोम शब्द में पूछा जाता है। जितनी भी बार पूछा गया है आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अतिवृष्टि, दूसरा ऑप्शन अनिवृष्टि, तीसरा ऑप्शन अनावृष्टि और चौथा ऑप्शन है अनुवृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे अगर अतिवृष्टि नहीं पूछेगा तो दे देगा अनावृष्टि का विलोम शब्द बताइए, क्वेश्चन को बदल देगा। ऊपर जो आंसर है वो कर देगा और जो क्वेश्चन है उसको आंसर में लिख देगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है समूह शब्द, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त शब्द, तीसरा ऑप्शन वर्णमाला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इससे वर्णमाला की परिभाषा भी देखने को मिल जाती है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुस्तक कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तद्भव, दूसरा ऑप्शन तत्सम, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो पुस्तक जो है वो कौन से शब्द के अंतर्गत आएगी, तद्भव या तत्सम, देशज या विदेशज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तक हमारा तत्सम शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। तो चा और ला यहाँ पे हमारे वर्ण जो दिए गए हैं चा और ला उनकी आवृत्ति हुई है। हमें से पूछा है अलंकार कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यमक, दूसरा ऑप्शन है उपमा, तीसरा ऑप्शन है रूपक और चौथा ऑप्शन है अनुप्रास। तो
जहाँ पर एक वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, वहाँ होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार दिया गया है हमारी इन पंक्तियों में। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा या पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सीधा का सीधा बिल्कुल सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। वहाँ पर लिखा होगा चारुचंद्र की चंचल किरणें, इनमें कौन सा अलंकार है। अगर पूरी लाइन नहीं देगा तो इतनी लाइन तो जरूर देगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है दुपट्टा, दूसरा ऑप्शन प्रकृति, तीसरा ऑप्शन फुल का, चौथा ऑप्शन हीरा। तो चार शब्द जो दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग दुपट्टा शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे कि दुपट्टा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुपट्टा अच्छा होता है, यानी कि हम पुरुषलिंग शब्द में प्रयोग करते हैं उसका जब भी वाक्य में लिखते हैं। और प्रकृति साफ रखिए, तो यहाँ पे हमारा प्रकृति अच्छी है, अच्छा नहीं होती बल्कि अच्छी है, इससे आप लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आग कौन सा शब्द है। आग हमें बताना है कौन से शब्द के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो आग शब्द हमारा आ जाएगा तद्भव के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा आग, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा अग्नि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाक कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है रूढ़, तीसरा ऑप्शन है योग रूढ़, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाक शब्द हमारा आएगा रूढ़ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम नाक का संधि विच्छेद पहले तो होगा नहीं, और अगर हम ना और का अलग अलग लिखते भी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और मैंने आपको बता रखा है कि जिन भी शब्दों का संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना निकले वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मधुशाला के रचनाकार कौन हैं। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में ये प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो मधुशाला के रचनाकार हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वत्सर्य वर्ण, दूसरा ऑप्शन तालव्य, तीसरा ऑप्शन कंठ, चौथा ऑप्शन दंत। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है कि कौन सा हो जाएगा। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तालव्य के अंतर्गत आती हैं चा वर्ग की ध्वनियाँ। आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि चा से चा वर्ग, ता से तालव्य, यानी कि चा से चालू और ता से तालु। तो चा वर्ग को हम तालव्य से याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूल कौन सा संज्ञा है, यानी कि फूल शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन है भाववाचक। तो फूल शब्द जो है वो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं गया। तो फूल बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी फूल हो सकता है, वो एक जाति को दर्शा रहा है कि वो फूल है। यहीं पर अगर कमल का फूल कह देते, गुलाब का फूल कह देते, कनेर का फूल कह देते, तो वो जाता हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। वो हमें एक विशेष जानकारी देता कि एक विशेष फूल की बात हो रही है, वहाँ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सजना है मुझे, सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास, तीसरा ऑप्शन है रूपक और चौथा ऑप्शन है छेकानुप्रास। तो यहाँ पर सजना शब्द दो बार दिख रहा है, एक ही शब्द और इसका अर्थ भी अलग अलग है। एक सजना यानी कि डेकोरेशन, अपने आप को
संवारना है, और सजना यानी कि पति कह लीजिए उसके लिए। तो यहाँ पर एक ही शब्द है सजना, उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे हमारा यमक अलंकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, यानी कि ईमानदारी शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन भाववाचक, तीसरा ऑप्शन समूहवाचक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये पेपर में आपको सीधे सीधे देखने को मिला था कि ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा ईमानदारी शब्द आता है। बात कर देते हैं अगले प्रश्न की। लंबोदर कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन है रूढ़, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन योग रूढ़, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो लंबोदर शब्द है हमारा योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश जी की बात हो रही है। और जब भी संधि विच्छेद करने पर किसी अन्य की बात हो वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है, और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी हमारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। ये प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिला है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सुधा, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति और चौथा ऑप्शन है धरती। तो वसुधा शब्द का अर्थ है हमारा धरती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वसुधा का अर्थ होता है धरती। पेपर में देखने को मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सतसई के लेखक कौन है। ये तो आपको हाई स्कूल और इंटर के पेपर में भी देखने को मिल जाता है प्रश्न। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है बिहारी लाल, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है अशोक सराफ। तो सतसई के लेखक हैं हमारे बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि समास के प्रकार बताइए। तो समास के प्रकार होते हैं 6। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समास के प्रकार होते हैं 6। बात करते हैं हम अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है विदेशज और चौथा ऑप्शन है देशज। तो परीक्षा शब्द जो है वो हमारा तत्सम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। और जब हम इसके तद्भव की बात करें तो परीक्षा इस प्रकार से जब लिखा जाएगा तो वो हमारा तद्भव हो जाएगा, किंतु ये गलत होता है। इसीलिए परीक्षा आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा और ये जाता है हमारा तत्सम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।